यह कहना कि जनप्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि केंद्रीय संसद और राज्य विधायिका के लिए जो जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वे लोगों की इच्छा, लोगों की मांग के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। यदि भारत के आज़ादी के बाद का जो संवैधानिक इतिहास है, जो देश की पॉलिटी है, यदि उसको देखें तो यह बात कि जनप्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं, यह मजाक जैसा लगता है। क्यों आप ऐसा मैं बोल रहा हूं कि यह मजाक जैसा लगता है? तो देखिए कि सरकार विधानसभा में, विधायिका में, संसद में जब जीत कर आती है तो इसका अर्थ है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। पब्लिक ओपिनियन का सम्मान करना है, पब्लिक ओपिनियन के अनुरूप व्यवस्था और देश चलानी है। यदि यह पब्लिक ओपिनियन से का बात है और यह कहना कि वह पब्लिक ओपिनियन के सच्चे प्रतिनिधि हैं, तो जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में आज़ादी के बाद के पहले दशक में जब बीपीए, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया, तो उस समय विधायिका में 300 प्रतिनिधि थे, मतलब विधायक थे। उन 300 विधायकों में सिर्फ एक विधायक ने इस बीपीए एक्ट के, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के विरोध में मतदान किया। अब यदि वह पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इसका अर्थ है कि आप अप्रोक्स मानिए कि 100% ही है, कि लगभग 100% विधायिका ने जिस एक्ट का समर्थन किया, तो इसका मतलब है कि वो जन अपेक्षाओं का समर्थन कर रहे थे, जन अपेक्षाओं के लिए कानून बना रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद के इस दशक में यदि भारतीय शराबबंदी को देखें तो फिर शराबबंदी को लेके जो बीपीए एक्ट बॉम्बे में आया, मद्रास में एक्ट आया और भी कई राज्यों ने लाया बाद में, तो वो यदि पब्लिक ओपिनियन पे आधारित था तो फिर वो फेल नहीं होना चाहिए था। जनता को उसे स्वीकार करना चाहिए था, जनता उसे समर्थन करती। अब शराब पीने को कॉमन जनता इतना बुरा नहीं मानती जितना हमने उसे सख्ती से लागू करने के लिए कानून बनाया। और सरकार को यदि वो जन अपेक्षाओं से लाया गया प्रस्ताव था तो फिर इसे लागू करने के लिए बार बार अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता। 4 बार से अधिक बॉम्बे प्रांत में इसे अमेंड किया गया, क्योंकि जनता हर बार उसे बाईपास कर रही थी, तो उसे और सख्त किया गया। लेकिन अंततः वह जो है सरकार को छूट देना पड़ा। पहले परमिट राज आया और फिर बाद में वो विड्रॉ हो गया। तो सवाल है कि यदि जनप्रतिनिधि पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और भी आप दूसरे मुद्दे को देख लीजिए कि जैसे कि जो जनप्रतिनिधि थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भी जनप्रतिनिधि थे। वैसे डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो जनप्रतिनिधि नहीं थे, क्योंकि उन्हें जनता ने नहीं चुना था। लेकिन उन्हें जनता ने नहीं चुना, ये बात ठीक है। तो यदि वो जनप्रतिनिधि थे या नहीं थे, इस सवाल को लें तो ठीक है कि संविधान सभा के सदस्यों को सीधे देश की जनता ने नहीं चुना था। उसका चुनाव जो स्टेट असेंबलीज थी उनके इलेक्टेड मेंबर्स ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, जो प्रांत थे जिससे 296 मेंबर चुने जाने थे, 292 प्रांतों से और 4 कमिश्नरी रीजन से, उन्हें चुना था। लेकिन वो देश के तपे तपाए लोग थे, देश के सपनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आप देखिए कि उस टीम ने जनता से क्या वादा किया था कि देश में आम आदमी की स्थिति बदलेगी, गरीबी दूर होगा, सबको काम मिलेगा, और फिर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया।
जबकि भूमि सुधार कार्यक्रम और जमींदारी उन्मूलन के लिए संपत्ति का अधिकार सबसे बड़ा बाधक बना, क्योंकि आप संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार बना रहे हैं और देश के जनता से ये वादा भी कर रहे हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया जाएगा, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। परिणाम क्या हुआ, इस पे एक अलग वीडियो में हमने ऑलरेडी बात किया है कि अंततः 9th शेड्यूल लाया गया और उसमें जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कार्यक्रमों को डाला गया। तो यह जो सवाल है कि जनप्रतिनिधि पब्लिक ओपिनियन के, लोगों की इच्छाओं की, लोगों की मांग के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। यदि ये होता तो जैसे मैंने कहा कि शराबबंदी कानून फेल नहीं होता, संपत्ति का अधिकार संविधान का हिस्सा नहीं होता मौलिक अधिकार के रूप में। ऐसे ही और भी ढेरों सारे कानून कि देश की जनता बहुत सारे ऐसे बदलाव चाहती थी जो नहीं किया या पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर किया गया। जैसे आप यही देख लीजिए कि महिला आरक्षण कितने दशकों की मांग थी। ठीक है कि इसका विरोध भी था, लेकिन यदि मतदान कराया जाता तो महिला आरक्षण का समर्थन अधिक लोग कर रहे थे, लेकिन सदन के अंदर इसका इस तरह विरोध सामने आया और उन छोटे से गुट के विरोध से सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। 3 कृषि कानून आया, यदि वो पब्लिक ओपिनियन पे आधारित था तो फिर देश के किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ा। फिर उस समय ये सवाल चस्पा किया गया कि ये किसान जो हैं वो विरोधी किसान हैं, ये जनता की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक है कि वो किसान जो आंदोलन कर रहे थे तीनों कृषि बिल के वापस लेने को लेकर, वो जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे या वो पूरी जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, जनता से मतलब कृषकों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो फिर सरकार ने वो बिल वापस क्यों लिया, तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। लोकपाल को लेकर देश में आंदोलन हुआ और एक ऐसी स्थिति देश में बन गई कि लोकपाल सरकार को, व्यवस्था को बाध्य होकर तब जाके लोकपाल कानून बनाया गया। और लोकपाल एक्ट बनने के बाद जिस लोकपाल के लिए देशव्यापी आंदोलन हुआ, उस लोकपाल कानून के पारित होने के बाद क्या स्थिति बनी कि कई सालों तक लोकपाल का पद खाली रहा और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये जो सवाल है कि जनप्रतिनिधि पब्लिक ओपिनियन के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं, यह बात लोकतंत्र में ठीक हो सकता है उन देशों में जहां लोकतंत्र मैच्योर हो गया है, जहां लोकतंत्र इवॉल्व हो गया है। और इवॉल्व कहां हुआ, जहां डेमोक्रेसी जनता के बीच से डेवलप हुआ है। हमने अपने देश में डेमोक्रेसी को जिस तरह से एडॉप्ट किया, उसमें जो जनता का मतदान है, जनता की भागीदारी है, जनता के द्वारा किसी दल को चुनाव में मतदान करके उसे जीत दिलाना और उसे सत्ता तक पहुंचाने को पब्लिक ओपिनियन यदि मानेंगे तो एक से एक आप ऐसे जो है स्थिति देख सकते हैं देश में, जब पब्लिक ओपिनियन यदि था तो उसका समर्थन जनता ने नहीं किया और सरकारों को मजबूर होना पड़ा, सरकारों को बाध्य होना पड़ा। यदि पब्लिक ओपिनियन से चीज़ें चलती हैं तो क्या लोकतंत्र में आपातकाल आता है? किस तरह हमने आपातकाल लगाया देश में और उसे जनता के प्रतिनिधि, जनता की ओपिनियन को रिप्रेजेंट करने वाली संसद ने ही उसे पारित किया। क्योंकि यदि आप आपातकाल लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, तो उसे लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है। जब देश में पेटेंट लॉ आया, जब हम WTO के मेंबर बने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमने पेटेंट लॉ में बदलाव किया क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्ट पेटेंट था, ज़्यादातर देशों में प्रोडक्ट पेटेंट था। और WTO के मेंबर के बाद दुनिया का बाजार सभी के लिए खुला, खासकर बड़े कॉरपोरेट्स के लिए। वो प्रोडक्ट पेटेंट से उन्हें नुकसान था, तो WTO के सभी सदस्य देशों को प्रोसेस पेटेंट सिस्टम लाना था। वह पेटेंट लॉ हमने बदला
तो सदन जो भी बदलाव करती है, क्या उसके लिए किसी पब्लिक ओपिनियन की बात की गई? क्या वो पब्लिक ओपिनियन पे आधारित था? पूरे देश के सिस्टम को आपने बदल के प्रोडक्ट पेटेंट से प्रोसेस पेटेंट कर दिया। तो ऐसे अनेकों अवसर हैं कि जब भी देश में यह सवाल आया महत्वपूर्ण तरीके से कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका फैसला जनता का फैसला है, तो फिर जनता सड़कों पे क्यों आती है? जनता को स्ट्रीट पॉलिटिक्स क्यों करना पड़ता है? स्ट्रीट की राजनीति करके सरकारों को मजबूर क्यों करती है जनता? तो इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में यह मान लेना कि मतदान और चुनाव में जीत पब्लिक ओपिनियन का सही रिफ्लेक्शन है या पब्लिक ओपिनियन को वो रिप्रेजेंट करती है, ये बात शायद पूरी तरह ठीक नहीं है। थैंक यू।